Assalamualaikum, welcome back to another lecture and today we are going to discuss about the rheostat। देखें, इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने ये टॉपिक और इसकी वर्किंग अच्छी तरीके से कर ली तो इस चैप्टर के एंड में जो आपके पास टॉपिक पोटेंशियोमीटर आ रहा है तो उसकी वर्किंग पढ़ने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ऑल्दो देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, दोनों लैब में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ मिलती हैं लेकिन दोनों की वर्किंग जो है वो सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी रियोस्टेट को। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलती हैं एजुकेशनल वाइज वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है वो टॉपिक्स आपके अपलोड करता हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, और इसके साथ साथ आपको संडे टू संडे एक ज़बरदस्त सीरीज़ में मिलती हैं जिसमें आप स्टडी के अलावा भी बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक हमारे पास है रियोस्टेट। देखें, इससे पहले आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ी है और आपको पता है रेजिस्टेंस ऑपोजिशन और हिंड्रेंस का नाम है जो कि करंट को फील होती है जब करंट एक तार में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जब आप रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं जिसमें आपको सर्किट बिल्डअप करने पड़ते हैं, वहाँ रेजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और इस सर्किट में आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है, उसके साथ आपके पास एक सेल या बैटरी है, साथ में आपके पास एक स्विच है और लोड रेजिस्टेंस के साथ ही एक और लोड जो कि मैंने यहाँ एज इन द फॉर्म ऑफ बल्ब जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप एक सर्किट में रेजिस्टर लगाते हैं और बल्ब नहीं लगाते तब भी इसके मीनिंग जो है वो सेम होते हैं, लेकिन आपको विजुलाइज करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए ये एग्जांपल बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस की ख़ास वैल्यू हो सकती है, हो सकता है ये 2 ओम हो, 3 ओम हो, 5 ओम हो, और ये हर एक्सपेरिमेंट में अगर आपने एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज करना हो तो आपको रेजिस्टर्स को यहाँ से पकड़कर दूसरी वैल्यू या हायर वैल्यू का रेजिस्टर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करना अब आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने इससे प्रीवियस टॉपिक और प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टर की वैल्यू को ईजिली फाइंड करना सीख लिया था विद द कलर कोडिंग। क्या ही हो जाए कि अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टर को भी यूज़ करें और साथ में इसकी वैल्यू भी वेरिएबल हो, तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हम यहाँ एक सर्किट में रियोस्टेट को यूज़ करें। तो फ़ौरन ही रियोस्टेट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है जो कि बनता कैसे है, जब हम एक वायर को बाउंड करते हैं किसी सिलेंडर के ऊपर। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर आपको सर्किट में लगे हुए ही रेजिस्टर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी, और हमें अल्टर भी नहीं करना पड़ेगा, एक रेजिस्टर को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। सर्किट के अंदर लगे लगाई ही रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। टॉपिक बोर्ड पे जाने से पहले और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जिसमें लेट्स सपोज आपके रूम में जो है वो पंखा जो है वो आप यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, तो उस फ़ैन के साथ आपके पास स्विच में लगा हुआ होता है डिमर। तो ये डिमर क्या कर रहा होता है, ये आपके पंखे की स्पीड को स्लो कर रहा होता है या फास्ट कर रहा होता है। तो इसको ज़रा समझिएगा विद द रेजिस्टेंस। जब आप अपने डिमर की स्पीड को स्लो करते हैं या 5 के ऊपर रखते हैं या लो स्पीड के ऊपर रखते हैं, तब इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से आपके पास करंट जो है वो पंखे तक कम पहुंचता है, और जब करंट पंखे तक कम पहुंचता है तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होता है और पंखा आपकी स्लो स्पीड में चलता है। लेकिन जैसे ही आप इस डिमर को जो है वो फास्ट के ऊपर लेके आते हैं, यानी 1 के ऊपर लेके आते हैं, तब हो सकता है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो, करंट जो है वो ज़्यादा ड्रॉ हो रहा हो और पंखा जो है वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करे और वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करे या मूव करे। तो ये एक छोटी सी लाइव एग्जांपल थी कि अगर आपने रियोस्टेट की एग्जांपल को समझना है लाइव किसी सर्किट में लगे हुए, तो उसकी एग्जांपल को मैंने आपको एक फ़ैन की एग्जांपल के साथ समझा दिया है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि रियोस्टेट की वर्किंग क्या है और रियोस्टेट किस तरीके से बनता है और इसकी वर्किंग में दो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको रियोस्टेट की डेफिनेशन, साथ में उसका कंस्ट्रक्शन, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है उसकी एक डायग्राम भी जो है वो शो की है, तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि रियोस्टेट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि ये एक ऐसी वायर है जिसको बाउंड किया जाता है और ये हमें वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर, यानी कि ऐसा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, इस तरह के रेजिस्टर के तौर पर ये काम करता है, उसको रियोस्टेट कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर, यानी कि ये एक
ऐसी मैग्नेन वायर के साथ बना हुआ है जो कि बेयर है। बेयर का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन जो है वो नहीं चढ़ी हुई, इसके ऊपर कोई कोटिंग जो है किसी लेयर की जो है वो नहीं हुई हुई, तो ये बेयर वायर है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन जो है वो नहीं है। और ये वाउंड हो रही है एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, यानी कि ऐसे सिलेंडर के ऊपर है जो कि एक कंडक्टर नहीं है बल्कि एक इंसुलेटर है, और सच दैट कि इसके 3 टर्मिनल्स जो है यहाँ पर बनते हैं, जिसमें 2 फिक्स टर्मिनल हैं और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। मैं आपको इसकी डायग्राम में दिखाता हूँ कि कैसे फिक्स टर्मिनल और कौन से स्लाइडिंग टर्मिनल हैं। तो ये आपके पास एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ब्लू कलर की जो मैंने आपके पास ये मैग्नेन की एक तार जो है वो इस तरह शो की है कि आपके पास 3 टर्मिनल्स बन गए हैं। एक टर्मिनल आपके पास A है जो कि फिक्स टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल आपके पास B है जो कि एक अनदर फिक्स टर्मिनल है, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है जो कि A टू B तक जो है वो मूव कर सकता है और कॉन्टैक्ट बनाता है, सच दैट इसकी वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा हो सके। देखिए आपको लैब्स में जो रियोस्टेट नज़र आएंगे वो कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पर भी अगर मेरे पास कोई एनिमेशन मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रियोस्टेट जो है वो फिज़िकली किस तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने इसको सर्किट्स में बनाना है तो सर्किट में आप उसकी ये डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हर वक्त ये डायग्राम बनाना तो ईजी नहीं होती, हम इतनी बार बार वाउंड नहीं कर सकते वायर को। तो आपने जब भी सर्किट में रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आपने एक तार को जो A से B तक वायर वाउंड की गई है उसको इस तरह बड़ी रेजिस्टेंस के साथ शो करना है, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल C जो है वो आपने इस तरह एरो के साथ शो करना है, विच रिप्रेजेंट एंड विच शोज़ दैट कि ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो A से B तक जो है वो मूव करता है। अब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, जिसमें रियोस्टेट जो है वो 2 तरीके की वर्किंग आपको यहाँ पर करके दिखा रहा होता है। एक तो ये एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ हो रहा होता है, और दूसरा इसका पार्ट है कि ये पोटेंशियल डिवाइडर या एज अ वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स भी जो है वो हमारे पास यूज़ होता है। यही चीज़ आगे जाके पोटेंशियोमीटर भी बनती है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा और इस वर्किंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, तो रियोस्टेट के सबसे पहले यूज़ में हमारे पास ये यूज़ होता है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो जब आप इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप ये लिखते हैं कि जब इसको चेंजिंग रजिस्टर या वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ करना है तब आपको रियोस्टेट के कौन से टर्मिनल्स यूज़ करने पड़ेंगे सर्किट में। तो आपको इसका A टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा और इसका C टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि मैंने B टर्मिनल को अपने सर्किट से नहीं अटैच किया, बल्कि C टर्मिनल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच किया, जिसके साथ मैंने बैटरी या EMF सोर्स को जो है वो अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर B अटैच ना करने से हमारा सर्किट ओपन नहीं हो जाता, बल्कि C के साथ ही अटैच करने से ये कंप्लीट सर्किट बन रहा है। तो इसमें ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे किस तरीके से काम करेगा, तो ज़रा आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी हैं। बेटा अगर मैं आपको एक सिंपल सर्किट के बारे में कहूँ कि लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पर हमारे इसके साथ जो है ये बैटरी जो है ये जो है वो अटैच हुई हुई है, और जैसे हम ये बैटरी अटैच करते हैं तो करंट I जो है वो आपके पास इस रजिस्टर में से जो है वो पास करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन विद द लिमिटिंग वैल्यू यानी कि ऑपोजिशन वैल्यू, और आपको रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू को लिमिट करता है। मैं क्या करूं कि अगर इस रजिस्टर की जगह एक सिंपल वायर जो है वो अटैच कर दूं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, तो अब आपका करंट कौन सा पाथ या कौन सा रास्ता प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली ये वही पाथ और वही रास्ता प्रेफर करेगा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम है। तो करंट आपका फ्रॉम A टू B पास नहीं होना चाहेगा, बल्कि अब ये ऊपर वाले रास्ते से पास होके B तक जो है वो पहुंचेगा। कुछ यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। आपकी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम है। तो लेट्स सपोज कि अगर यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये C टर्मिनल यूज़ हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है, लेकिन अगर A टू B आपके पास एक सर्किट के अंदर यूज़ होता है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R है। तो यहाँ पर अगर करंट बनना स्टार्ट करेगा और करंट जो है वो पास होगा तो ये प्रेफर करेगा कि ये इतना पार्ट तो जो है वो इस रजिस्टर में से ज़रूर पास हो, लेकिन आगे इसके बाद 2 पाथ्स हैं, 2 रास्ते हैं। एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है और एक ऐसी वायर जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा है, जो कि वो पहले भी रास्ता तय करके आ चुका है। तो यहाँ मिड पॉइंट से द करंट विल प्रेफर टू फ्लो फ्रॉम C पार्ट। तो ये C से जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा और फिर ये जो है यहाँ से होता हुआ अपना सर्किट को जो है वो कंप्लीट कर लेगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A की तरफ मूव करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है और ये स्मॉल r जो है वो डोमिनेटिंग होता जाता है, और आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाती है। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B के ऊपर रखेंगे तब आपके पूरी करंट को इस पूरे रजिस्टर में से पास होना पड़ेगा और फिर ये सर्किट को जो है वो कंप्लीट करेगा।
In this way, by moving the sliding contact C, you can alter or you can change or you can vary your value of resistance. तो यहाँ मैंने एक सिंपल सी बात लिखी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि स्मॉल r is directly proportional to capital length and small r is directly proportional to small length and capital R is directly proportional to capital length. तो जितनी यहाँ पर लेंथ होगी उस हिसाब से आपके पास रेजिस्टेंस जो है ये वेरी करती जाएगी. इन दिस वे इट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर. ओके, सो फाइनली हम इसके सेकंड यूज़ के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं, विच इज़ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर रियोस्टेट को हमने यूज़ करना है. तो जब रियोस्टेट को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो कहता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, यानी कि EMF हम अप्लाई करते हैं बिटवीन द टर्मिनल A एंड B एज शोन इन फिगर. यहाँ पर थोड़ा सा बुक में चेंज ये है, और मैंने भी वैसे बुक को ही फॉलो किया है क्योंकि आप भी बाउंड होते हैं बुक को फॉलो करने के. तो यहाँ पर रियोस्टेट पहले आपको हॉरिजेंटली शो किया गया था, इस दफ़ा ज़रा वर्टिकल शो कर दिया गया है ताकि आपको पोटेंशियल की इजीली समझ आ सके. तो बेटा ये पोटेंशियल V मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है अक्रॉस टर्मिनल A एंड B, और आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है वो R है. तो इसके ऊपर जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे वो उतने ही वोल्टेज यहाँ पर जो है वो आपको मिल रहे होंगे. फिर वो कहता है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस जो है ये R है, करंट आपके पास I फ्लो कर रहा है, तो आपके पास V जो है यानी वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, जो कि हमने ओहम्स लॉ से जो है वो निकाल लिया है, और यहाँ I की वैल्यू जो है वो V ओवर R होगी. इतनी तो बातें आपको ईजिली समझ में आती हैं, आसान बात है. अब काम रह गया कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर ये पोटेंशियल को कैसे कम या ज़्यादा करेगा बाय वेयरिंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C. तो देखिए आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है और B से C तक आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं वो VBC होते हैं. A से B तक जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो ये हैं, V इज इक्वल टू कैपिटल I कैपिटल R, क्योंकि यहाँ के रेजिस्टेंस ये है. लेकिन आपके पास जो B से लेकर C तक जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं या यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहे होते हैं उसकी वैल्यू मैंने V इंटू B इंटू C लिखी है, जो जिसकी वैल्यू कैपिटल R इंटू स्मॉल r है. यानी करंट तो आपके पास I फ्लो कर रहा है लेकिन यहाँ की वैल्यू रेजिस्टेंस की स्मॉल r है. यहाँ पर आप I की वैल्यू पुट करें तो यहाँ आपके पास V ओवर R, जो कि वहाँ से मैंने वैल्यू लिखी है, और दैट विल बी इक्वल टू R. इसका रिज़ल्ट क्या है, ये किस तरीके से आपको पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है, तो मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास बड़ा इजी सा इसका यूजेज है और रिज़ल्ट है. देखिए जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को B की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी, या चलें आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप A की तरफ मूव करते हैं, ये दोनों मैंने रिजल्ट लिखे हैं. पहले हम देखते हैं कि ये जब B की तरफ मूव करता है, तो जब ये B की तरफ मूव कर रहा होता है तो आपकी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही होती है, लेंथ भी कम हो रही होती है और स्मॉल रेजिस्टेंस भी कम हो रही है. देख लीजिए स्मॉल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ा है वोल्टेज के. तो जब स्मॉल रेजिस्टेंस कम हो रही है आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को B की तरफ मूव करना है, स्मॉल रेजिस्टेंस लो, मैंने एरो नीचे की तरफ शो किया है, तो वोल्टेज भी आपका ड्रॉप होगा. सिमिलरली आप जैसे ही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A की तरफ मूव करेंगे आपकी स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, सो दैट्स वाई आपका वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज़ होगा. So this is a very useful and a basic methodology in which a rheostat can be used as a variable resistor or it can be used as a potential divider. ये यूजेज कोई इतने मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी से यूजेज हैं, और अगर आप लोगों ने ये पोटेंशियल डिवाइडर वाली चीज़ यहाँ पर समझ ली है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे जाके पोटेंशियोमीटर करने में कोई मसला होगा. ये बात मैंने पहले भी बोली और यहाँ पे भी बता रहा हूँ. सो दिस इज़ योर लेक्चर अबाउट द रियोस्टेट. आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी. मैंने बोर्ड पे इसलिए किया है क्योंकि बाज़ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने लिखना कितना है. जितना मैंने आज बोर्ड पे लिखा है फ्रॉम डेफिनेशन टू इट्स टू यूजेस, अगर आप इतना लिख देते हैं तो यू गेट एनफ मार्क्स. हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का जो है वो यहाँ पर लाजमी पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इसी तरीके से देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए. इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.